जैन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया का फोकस भारत के स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेस और अलायंसेस पे है। ऐसे में एक देश के बार बार भारत के खिलाफ अपनी सोच, अपनी स्टेटमेंट्स और अपनी डिप्लोमेसी से सामने आता रहा है और वो है टर्की। ये वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि टर्की ना सिर्फ पाकिस्तान का खुला सपोर्टर है बल्कि इंटरनेशनल फोरम्स पे कश्मीर पर भारत के खिलाफ बोलता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी टर्की ने एक बार फिर अपनी असली सोच दिखाई है, पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होकर भारत को टारगेट किया। पर क्या आप जानते हैं कि टर्की की अपनी इकोनॉमी गिर चुकी है, अंदर से वो देश कितना अनस्टेबल है और वो अपनी फॉरेन पॉलिसी से कैसे खुद के लिए खड्डा खोद रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टर्की के जियोपॉलिटिक्स, उसका पाकिस्तान और चाइना के साथ नेक्सस और भारत को टर्की का क्या करना चाहिए, और सीधे फैक्ट्स के साथ बिना किसी डिप्लोमेसी के चले शुरू करते हैं। दोस्तों, टर्की की कहानी किसी एक शहर या एक राजा की कहानी नहीं है। यह कहानी है हजारों सालों के इतिहास, टकराव और बदलाव की। शुरुआत होती है एंशिएंट एंटोलिया से, जहां कभी प्राचीन सभ्यताएं बसती थी। यह जगह कई महान साम्राज्यों का एपिसेंटर रही है। बाद में यहाँ आए अलेक्जेंडर द ग्रेट, फिर रोमन एम्पायर का हिस्सा बनी, और जब आज का इस्तांबुल बना बैजेंटाइन एम्पायर का कैपिटल, तब यह रीजन क्रिश्चियन दुनिया का एक मेजर केंद्र बन गया। फिर आई एक बड़ी तब्दीली 11वीं सेंचुरी में, जब सेंट्रल एशिया से आए सेल्जुक टर्क्स ने 1071 में बैटल ऑफ मैंजिकर्ट जीतकर बैजेंटाइन आर्मी को हरा दिया। इस जीत ने एंटोलिया के दरवाजे टर्क्स के लिए खोल दिए और धीरे धीरे ये पूरी जमीन टर्की के नाम से जाने जाने लगी। अभी आपको मैं बताता हूँ कुछ सेल्जुक टर्क्स और गाजी का कॉन्सेप्ट। सेल्जुक टर्क्स जो 11वीं सेंचुरी में सेंट्रल एशिया से अंटोलिया आए, अपने आप को गाजी यानी दीन के सिपाही के रूप में पहचानते थे। जब 1071 में उन्होंने बैटल ऑफ मंजिकर्ट में बाइजेंटाइन फौज को हराया, तो उनके हर गाजी को यह एहसास था कि उनके तलवार सिर्फ जमीन जीतने के लिए नहीं बल्कि इस्लाम की हिफाजत और इज्जत के लिए बनती है। गाजी का लफ्ज़ उस वक्त के लिए एक बैज ऑफ ऑनर था जो हर सिपाही को जिहाद की भावना से रोशन करता था। यहाँ कुछ ओटोमन कैलिफ्स और यूरोप के खिलाफ जिहाद के बारे में बताना भी जरूरी है। ओटोमन के सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट तक पहुंचने से पहले भी ओटोमन्स ने अपने आप को डिफेंडर्स ऑफ इस्लाम कहते हुए यूरोप में अपना झंडा गाड़ा। जब सुल्तान सलीम I ने 16वीं सेंचुरी में खिलाफत अपने हाथ में ली, तो उन्होंने मक्का मदीना के कब्जे के बाद खुद को यूनिवर्सल कैलिफ घोषित कर दिया। हर जंग को एक रिलीजियस मिशन बनाने के लिए ओटोमन सुल्तान ने अपने हर बैटल को जिहादी बताते और क्रिश्चियन यूरोप के खिलाफ अपनी फौज को दीनी जज्बे से भर देते। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, तो ओटोमन सुल्तान महमूद V ने इस्तांबुल से एक फरमान जारी किया जिसमें पूरे मुस्लिम उम्मा से ग्लोबल जिहाद में शामिल होने के लिए अपील करी गई। इस फतवा को 29 मुख्य इस्लामिक उलमा ने मंजूर किया और इसे 5 मुख्य फतवाज में पेश किया गया। सुल्तान ने इसे एलाइड फोर्सेस के खिलाफ एक होली वार घोषित कर दिया ताकि मुसलमान सबकॉन्टिनेंट, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में ओटोमन कॉज के लिए लड़ सकें। हालांकि हर जगह यह बुलावा असर न कर सका, लेकिन यह दिखाता है कि कैसे रिलीजन को स्ट्रेटेजिक हथियार बना लिया गया। यही नहीं, इस्लाम का इन्होंने पूरा प्रयोग किया मिलिट्री कैंपेन को मोटिवेट करने में। सेल्जुकॉन से लेकर ओटोमन एरा तक हर मेजर मिलिट्री कैंपेन के पीछे एक रिलीजियस नैरेटिव रहता था और फौजिक मुकाबले को अल्लाह की रजा और दीन की हिफाजत से जोड़ा गया। जब भी इस्तांबुल जीता गया या वियना पर सीज हुआ, ऑटोमन पोइट्स और हिस्टोरियंस ने उस जीत को इस्लाम की फतह बताया और नई मस्जिदें बनाकर शुक्र अदा किया। इसी भावना ने सिपाहियों में हिम्मत बढ़ाई और रिलीजन को एक ऐसा जरिया बनाया जो उनकी तलवारों को भी रोशन कर देता था। दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर को अक्सर हम यूरोप या मिडिल ईस्ट तक सीमित समझते हैं, लेकिन इसका असर साउथ एशिया तक था। चलिए समझते हैं कि कैसे ओटोमन एम्पायर ने एक ग्लोबल मुस्लिम आइडेंटिटी बनाई और कैसे उसका इन्फ्लुएंस भारत तक पहुंचा। 16वीं सेंचुरी में जब इंडोनेशिया के एशे सल्तनत पर पोर्टुगीज अटैक कर रहे थे, तब एशे ने मदद मांगी ओटोमन सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट से। ओटोमन एम्पायर ने नेवल शिप्स, आर्टिलरी और मिलिट्री एडवाइजर्स भेजे जो वहां की सेना को ट्रेन करते थे। एशे का एक गांव था बिताई, जहां पे ओटोमन सोल्जर्स का बेस बन गया। ये दिखाता है कि इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे ओटोमन्स ने मिलिट्री हेल्प तक भेजनी शुरू कर दी थी।
ऑटोमन एम्पायर ने कभी डायरेक्ट मिलिट्री कैंपेन इंडिया में नहीं चलाया, लेकिन उनका स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस काफी गहरा था। 19th और अर्ली 20th सेंचुरी तक इंडियन मुस्लिम्स ओटोमन सुल्तान को खलीफा यानी पूरी मुस्लिम दुनिया का स्पिरिचुअल लीडर मानते थे। यह बिलीफ सिर्फ इमोशनल नहीं था, बल्कि इसने एक पैन इस्लामिक कॉन्शियसनेस भी डेवलप की। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब ऑटोमन एम्पायर टूट गया और 1924 में कैलिफेट खत्म हुआ, तो इंडियन मुस्लिम्स ने इसके खिलाफ एक मूवमेंट छेड़ दिया, जिसे हम खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानते हैं। मुस्लिम चाहते थे कि कैलिफेट को रीस्टोर किया जाए और इस कॉज को अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट भी मिला। बिल्कुल, भारत में हम खिलाफत मूवमेंट कर रहे थे, वहां के लिए महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ दिया। हिंदू मुस्लिम एकता का एक पावरफुल सिंबल बनाया गया, लेकिन 1924 में मुस्तफा कमल अतातुर्क ने ऑफिशियली कैलिफेट एबॉलिश कर दिया और कैलिफेट मूवमेंट भी धीरे धीरे खत्म हो गई। आज भी कई जगह कैलिफेट की याद एक आइडियल इस्लामिक गवर्नेंस के रूप में देखी जाती है। ऑटोमन एम्पायर के दौरान मुस्लिम यूनिटी, लीडरशिप और प्राइड का जो एक इमेज मिली थी, वह आज भी कई इस्लामिक मूवमेंट्स के दिमाग में जिंदा है। चाहे साउथ एशिया हो या मिडिल ईस्ट, ऑटोमन कैलिफेट का नाम एक लॉस्ट ग्लोरी के रूप में याद किया जाता है। लेकिन आज वहां का हाल कुछ और ही है। शुरू करते हैं रेसिप ताइप एर्दोगान से। उसका राइज हुआ 2000 में, जब एर्दोगान पावर में आए। टर्की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक एग्जाम्पल बन गया, लेकिन सब कुछ बदल गया 2016 के फेल्ड कू के बाद। उस रात जब मिलिट्री ने गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत की, एर्दोगान ने इसे एक गोल्डन चांस बना दिया अपने पॉलिटिकल एनिमीज को हटाने के लिए। उसके बाद टर्की में ऐसा क्रैकडाउन हुआ जो दुनिया में किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी नहीं हुआ। सोचिए, 1.6 लाख से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया, 77,000 से ज्यादा अरेस्ट बिना ट्रायल के किए गए। जजेस, प्रोफेसर्स, फौज के ऑफिसर्स, मीडिया, लगभग 1.3 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सिर्फ शक के बेसिस पर हटा दिए गए। सबसे बड़ी मार पड़ी प्रेस पर, 200 से ज्यादा मीडिया हाउसेस बंद कर दिए गए। 140 प्लस जर्नलिस्ट जेल में डाल दिए गए, कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एर्दोगान को क्रिटिसाइज किया था। आज भी ओस्मान कवाला जैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और सेलाहद्दीन डेमिरेटस जैसे कर्दिश लीडर्स जेल में हैं बिना प्रॉपर कन्विक्शन के। ये सब कुछ एक सोची समझी ऑथोरिटेरियन कंट्रोल का हिस्सा था, जहां इलेक्शंस होते हैं पर जीत सिर्फ एक ही इंसान की होती है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, जो एर्दोगान के स्टबर्न डिसीजन की वजह से क्राइसिस मोड में चली गई है। टर्किश प्रेसिडेंट का मानना है कि इंटरेस्ट रेट कम रखो, चाहे इन्फ्लेशन आसमान को छू ले। रिजल्ट, 2021 में टर्किश लीरा की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में आधी से भी कम हो गई। इन्फ्लेशन ने तबाही मचाई, 78% से ज्यादा तक पहुंच गया। आज की डेट में थोड़ा सा वो इंप्रूव हो गया है। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट बोलते हैं रियल इन्फ्लेशन 150% तक गया। लोगों की सैलरी का आधा वैल्यू उड़ गया। आज भी लोग हर वीक नए रेट टैग देखते हैं दुकानों में। इन्वेस्टर भाग गए, करेंसी गिर गई और यंग जनरेशन देश छोड़ने का सोच रही है। आज टर्की एक इमर्जिंग इकोनॉमी से सिंकिंग इकोनॉमी बन गया है। बाकियों की मदद से वो कोशिश कर रहा है इंप्रूव करने की। और अब आते हैं सबसे खतरनाक पार्ट की, इंटरनल सिक्योरिटी। टर्की एक तरफ पीकेके कर्डिश इंसर्जेंसी का सामना कर रहा है और दूसरी तरफ आईसिस जैसे इस्लामिस्ट टेररिज्म का। पीकेके ने 40 साल से टर्की के अगेंस्ट जंग छेड़ रखी है। लगभग 40,000 लोग मर चुके हैं, इसमें सिविलियंस, सिपाही और मिलिटेंट्स शामिल हैं। टर्किश प्रेसिडेंट ने एक वक्त पीस प्रोसेस स्टार्ट किया था, लेकिन 2015 के बाद सब टूट गया। आज भी सीरिया, इराक में टर्की पीकेके कैंप्स पर ऑपरेशन चला रहा है। दूसरी तरफ है आईसिस। जब 2014 और 16 के बीच आईसिस स्ट्रांग हो रहा था, टर्की ने इनिशियली इग्नोर किया, लेकिन बाद में आईसिस ने टर्की को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। अंकारा ब्लास्ट 2015, 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इस्तांबुल एयरपोर्ट अटैक 2016, रेना नाइट क्लब अटैक 2017, 39 लोग मारे गए। तब जाके टर्की को समझ आया कि सांप को दूध पिलाने से वो काट भी सकता है, आपका मित्र नहीं बनेगा। आज भी आईसिस सेल्स टर्की में एक्टिव हैं और 3.6 मिलियन सीरियन रिफ्यूजीज ने वहां की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों पर प्रेशर डाल दिया है। अब बात करते हैं टर्की के अपने नेबर्स के साथ में रिलेशनशिप। जो टर्की हमें पाठ पढ़ा रहा है, उसके रिलेशन अपने नेबर्स के साथ कैसे हैं। सबसे पहले ग्रीस के साथ। ग्रीस के साथ टर्की के रिलेशंस बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हैं। टर्की और ग्रीस के बीच दुश्मनी सदियों पुरानी है, ऑटोमन एम्पायर के ज़माने से।
आज दोनों देश अर्जन सी के छोटे छोटे आइलैंड्स को लेकर के टकराते रहते हैं। 2022 में टर्की ने ग्रीस के एयर स्पेस को 10,000 टाइम्स वायलेट किया, मतलब हर महीने 800 बार। ग्रीक और टर्किश फाइटर जेट्स के बीच में कई बार तो डॉग फाइट्स भी हो चुके हैं। गैस एक्सप्लोरेशन और मैरीटाइम बाउंड्रीज को लेकर 2020 में दोनों देश युद्ध के किनारे तक पहुंच गए थे। टर्की मानता है कि ग्रीस उन छोटे आइलैंड्स का यूज करके समंदर में ज्यादा हिस्सा क्लेम कर रहा है, इसीलिए टेंशन हर वक्त बनी रहती है। अब बात करते हैं साइप्रस के साथ रिलेशंस। 1974 में साइप्रस में जब एक प्रो ग्रीस कू अटेम्प्ट हुआ तो टर्की ने तुरंत आर्मी भेजकर आइलैंड के नॉर्दर्न पार्ट पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने एक अलग कंट्री बनाई, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, जिसे आज तक सिर्फ टर्की ही रिकॉग्नाइज करता है। आज भी साइप्रस दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक साउथ यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और एक नॉर्थ टर्की के कंट्रोल में, जहां 30,000 टर्किश ट्रुप्स तैनात है। टर्की कहता है वो टर्किश साइप्रियोट्स की प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन हमें तो मालूम है ना। अभी बात करते हैं टर्की और आर्मेनिया के संबंध के बारे में। 1915 के आर्मेनियन जीनोसाइड को दुनिया के ज़्यादातर देश, अमेरिका, फ्रांस, रशिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन टर्की आज तक इसे जीनोसाइड नहीं मानता। टर्की कहता है कि एक वॉर टाइम कैजुअल्टी था, ना कि जीनोसाइड। 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक लड़ाई हुई, जिसमें टर्की ने ओपनली अजरबैजान को मिलिट्री सपोर्ट दिया। उन्होंने टर्किश ड्रोन्स दिए, मिलिट्री एडवाइजर्स दिए, सीरिया और लीबिया से फाइटर्स प्रोवाइड कराए गए। अजरबैजान ने लड़ाई तो जीत ली, लेकिन टर्की और आर्मेनिया के रिश्ते और खराब हो गए। टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान ने मिलकर एक स्लोगन दिया, एक कौम तीन रियासतें, जिसे आर्मेनिया और भारत दोनों ने अपोज किया। और अभी बात करते हैं सीरिया की। सीरिया में इंटरफेरेंस और रिबेल्स के साथ शुरू हुआ और अभी ऑक्यूपेशन तक बात पहुंच गई है। 2011 से सीरिया सिविल वॉर में टर्की ने पहले प्रेसिडेंट असाद के खिलाफ रिबेल्स को सपोर्ट किया, लेकिन बाद में जब आईसिस और कर्डिश YPG स्ट्रांग होने लगे सीरिया में, तो टर्की ने खुद डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिए। ऑपरेशंस जैसे यूफ्रेट्स शील्ड 2016, ऑलिव ब्रांच 2018, पीस स्प्रिंग 2019। टर्की मानता है कि YPG PKK का एक्सटेंशन है, इसीलिए इन पर भी टेररिस्ट ऑपरेशन चलाएं। आज भी टर्की कुछ सीरियन सिटीज पर कंट्रोल करे हुए है, आफरीन, इदलिब, जाराब्लूस, जहां टर्किश करेंसी और सर्विसेज एक्टिव हैं। टर्की का प्लान है कि वहां 1-2 मिलियन सीरियन रिफ्यूजीज को बसाना, लेकिन असाद और कर्ड्स कहते हैं ये डेमोग्राफिक चेंज का एफर्ट है। नेक्स्ट, टर्की भरोसे के लायक नहीं है, उसके कोई परमानेंट दोस्त नहीं है। जैसे कि आपको पता है, टर्की 1952 से नेटो का मेंबर है, लेकिन 2019 में उन्होंने रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम्स खरीद लिए। ये नेटो के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के खिलाफ था। अमेरिका ने टर्की को वार्न किया था, लेकिन एर्डोगन ने डील फाइनल कर दी। इसका रिजल्ट, टर्की को F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से निकाल दिया गया। कार्डसा सैंक्शंस लगाए गए, जबकि ये पहली बार किसी नेटो के मेंबर को कार्डसा सैंक्शंस लगे। लेकिन आज के डेट पे ट्रंप के यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बनने के बाद में टर्की और US के रिलेशंस आगे कैसे जाएंगे उसका बताना मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है हाल ही फिलहाल में $300 मिलियन से ज़्यादा का डील साइन हुआ है एयर टू एयर मिसाइल्स का यूनाइटेड स्टेट्स के टर्की के साथ में। यस, घूम फिर करके आज टर्की दुनिया के लिए एक फ्रेंडनेमी बन गया है, मतलब कहीं दोस्त फ्रेंड और कहीं एनिमी दुश्मन। उसकी डिप्लोमेसी जिग जैग चल रही है, कभी नेटो के साथ है, कभी रशिया के साथ है। इंडिया के लिए भी ये समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टर्की का हर कदम वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं ये टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान तीनों भाइयों का ये जो गठबंधन है इसके बारे में। ये सिर्फ भाईचारा नहीं, बल्कि मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन का एक जबरदस्त उदाहरण है, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। 2020 में जब अजरबैजान ने नगोर्नो कराबाख वॉर पर आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा, तब टर्की ने ओपनली अजरबैजान का साथ दिया। ना सिर्फ डिप्लोमेटिक बैकिंग, लेकिन बायरक्टर ड्रोन्स, F-16 फाइटर जेट्स और सीरियन मर्सनरीज तक भेज दिए गए बैटलफील्ड में। इस वॉर में टर्की के मिलिट्री एडवाइजर्स ने
अजरबैजानी आर्मी के साथ डायरेक्ट ग्राउंड कोऑर्डिनेशन किया। प्रेसिडेंट अर्दोगन ने बाद में खुद एडमिट किया कि जहां जरूरत होगी हम वहां जाएंगे, जैसे करबख में गए थे। सो यस, आई एम श्योर आप लोगों को यहाँ पे सुन करके लग रहा होगा यही सेम चीज़ तो ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान के साथ दोहराया गया था टर्की ने, जबकि टर्की के ड्रोन्स आ रहे थे। इनफैक्ट हमारे स्ट्राइक्स में पाकिस्तान के अंदर टर्किश टेक्नीशियंस एंड ऑपरेटर्स भी मारे गए। सो ये पहली बार नहीं है और ये शायद आखिरी बार भी नहीं होगी। सो यस, इंडिया के स्ट्रेटेजी में वो जो पंच है उसके पीछे का पावर कहाँ से आ रहा है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। हम जब अलायंस बनाते हैं तो ये ध्यान रखना अत्यंत अनिवार्य है कि जो हमारे दुश्मन हैं उनको सपोर्ट कहाँ से मिल रही है, और जिनके सपोर्ट के बिना वो शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। 2025 में पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की जिसका नाम था अतातुर्क 13th। इसमें दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस ने कॉम्बैट ड्रिल्स किए और बैटलफील्ड कम्युनिकेशन और जॉइंट कोऑर्डिनेशन पर काम किया गया। इससे पहले भी ट्राईलेटरल मिलिट्री ड्रिल्स हो चुकी हैं जहां अजरबैजान भी शामिल था। ये बताता है कि तीनों देश बैटलफील्ड कॉम्पेटिबिलिटी और ट्रस्ट डेवलप कर चुके हैं। टर्की ने पाकिस्तान को मॉडर्न बैरक्तर TB2 और अकिंची ड्रोन सप्लाई किए हैं जो पाकिस्तान के आर्सेनल का हिस्सा बन चुके हैं। ये वही ड्रोन्स हैं जिन्होंने अजरबैजान और आर्मेनिया में गेम चेंजर रोल प्ले किया था। अब ये ड्रोन्स पाकिस्तान के पास हैं और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक LOC के आसपास उनका सर्विलेंस रोल भी देखा गया है। इनफैक्ट आगे आने वाले फैक्ट्स में किस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और किस तरह से इन ड्रोन्स ने अगेंस्ट इंडिया के रोल प्ले किया उसकी भी चर्चा करेंगे। ये ड्रोन टैक इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज है, स्पेशली नदर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स पर। यही नहीं, 2020 के विक्ट्री परेड इन बाकू अजरबैजान में पाकिस्तान का झंडा ओपनली लहराया गया। यह एक सिंबॉलिक सिग्नल था कि तीनों देश की यूनिटी का। इसके अलावा ट्राईलेटरल समिट्स, एनर्जी डील्स, डिफेंस MOUs भी साइन हुए हैं जहां तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान एक ही अलाइनमेंट में काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि कुछ एनालिस्ट ने यह इंडिकेट किया है कि टर्की और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर कैपेबिलिटी शेयरिंग या साइंटिफिक कोलैबोरेशन का इंटरेस्ट एक्सप्रेस हुआ है। यानी टर्की इनडायरेक्टली पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बूस्ट करने में इंटरेस्टेड हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। सो दिस मीन्स ये जो तीन भाइयों का गठबंधन है सिर्फ भाईचारा नहीं है, एक स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल बन चुका है जिसका टारगेट रीजनल पावर बैलेंस को शिफ्ट करना है। भारत के लिए ये वक्त है एक्टिव डिप्लोमेसी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का। अगर तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान एक कैंप बन रहे हैं तो भारत को भी अपना काउंटर अलायंस मॉडल तैयार करना होगा। आर्मेनिया, ग्रीस, ईरान, ये पार्टनर्स कभी भी काम आ सकते हैं। अब बात करते हैं भारत और तुर्की के रिश्ते के बारे में। अगर किसी एक शब्द में भारत और तुर्की के रिश्ते को बयान करना हो तो वह होगा कॉम्प्लेक्स, मतलब जटिल। ना पूरी दोस्ती है और ना पूरी दुश्मनी। एक कड़वी मीठी कहानी जिसमें डिप्लोमेसी, डिस्प्यूट और दोस्ती का मिक्स है। भारत और तुर्की के बीच डिप्लोमेटिक टाइज का आगाज हुआ 1947 और 48 के दौरान, जब दोनों नए नए आज़ाद हुए थे। 1960 में पंडित नेहरू जी ने तुर्की के दौरा भी किए। उस वक्त दोनों देश अलग अलग आइडियोलॉजिकल कैंप्स में थे। भारत नॉन अलाइन था और तुर्की वेस्टर्न कैंप यानी नाटो का हिस्सा था। लेकिन फिर भी दोनों देश एक दूसरे के प्रति म्यूचुअल रेस्पेक्ट रखते थे। लेकिन 1950 से 60 में एक बड़ा ट्विस्ट आया, पाकिस्तान फैक्टर। हाँ, हर बार जब कश्मीर का मुद्दा उठा तुर्की ने अक्सर पाकिस्तान का पक्ष लिया। 1969 के रबत OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन समिट में कहा जाता है कि पाकिस्तान के कहने पर तुर्की ने भारत को इनवाइट लिस्ट से हटा दिया। ये भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक झटका था। हालांकि कुछ टाइम बाद टाइज रीस्टोर हुए, लेकिन भरोसा कमजोर पड़ गया। फिर आई एक नई रोशनी। 2003 में वाजपेयी जी ने तुर्की का दौरा किया। उस वक्त पहली बार काउंटर टेररिज्म, एनर्जी और ट्रेड पे सीरियस डिस्कशंस हुए। ट्रेड धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और आज तक ये तकरीबन 10 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। ये एक फेज था जहां भारत और तुर्की अपने इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन कर रहे थे। लेकिन 2016 के बाद प्रेसिडेंट एर्डोगन ने अपने आप को मुस्लिम उम्मा का लीडर बनाने की इतनी कोशिश की और इसी चक्कर में उन्होंने ओपनली पाकिस्तान के साथ अलाइनमेंट बनाना शुरू कर दिया।
2017 में जब एर्डोगन भारत आए तो एक तरफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हुई, पर साथ ही कश्मीर पर मेडिएशन का भी ऑफर डाल दिया, जो भारत को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। भारत ने तुरंत रिएक्ट किया, कश्मीर हमारा इंटरनल मामला है, गलती से भी इसके बारे में सोचना नहीं, किसी थर्ड पार्टी की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है। फिर 2019 में आर्टिकल 370 के हटने के बाद एर्डोगन ने यूनाइटेड नेशंस में भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया। यह बार बार होता रहा है, 2020, 21, 22 हर बार एर्डोगन कश्मीर पर बोला। भारत ने भी कुछ कंक्रीट कदम उठाए। HAL के हेलीकॉप्टर्स का एक्सपोर्ट टर्की को रोक दिया, टूरिस्ट को टर्की जाने से डिस्करेज किया, डिफेंस और डिप्लोमेटिक टाइज ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ स्ट्रॉन्ग कर दिया। ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल था, अगर आप पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे तो हम आपके राइवल्स के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट किया। अप्रैल 2025 में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो टर्की ने पाकिस्तान को 350 से ज़्यादा ड्रोन्स और टेक सपोर्ट दिया। यही नहीं, टर्किश एडवाइजर्स ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ऑपरेशंस भी किए, इनडायरेक्ट रोल भी प्ले किया। इंडिया ने इसे डायरेक्ट थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी माना। टर्किश रेडियो एंड टेलीविजन TRT कॉर्पोरेशन वर्ड यानी TRT वर्ड अक्सर कश्मीर और भारत के मुस्लिम इश्यूज को हाईलाइट करता है, लेकिन इस तरीके से जो भारत की इमेज को बदनाम करे। TRT में कई ऐसे कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं जिनके पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। एलिगेशंस हैं कि वो ISI के लिए काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने भी कई मजबूत कदम उठाए, जैसे कि सेलेबी एविएशन का एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग लाइसेंस सस्पेंड कर देना, इंडिगो टर्किश एयरलाइन कोड शेयर डील को भी रिव्यू में डाल दिया। ट्रेड इंपैक्ट के कुछ नंबर्स खुद ही बोलते हैं। भारत का एक्सपोर्ट टर्की को 6.65 बिलियन था 2023 से 24 तक, लेकिन ये जाकर के 5.2 बिलियन 2024 से 25 में हो गया। इंपोर्ट भी 3.78 बिलियन से गिरकर 2.84 बिलियन तक आ गया। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन टूरिस्ट ने खुद टर्की में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। एंड दैट इज द स्पिरिट ऑफ आवर इंडियंस। अभी बात करते हैं जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की कि टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान एक्सिस को कैसे बाईपास किया जा सकता है। भारत, ईरान और रशिया ने पहले से ही INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया था, लेकिन अब उसका फ्यूचर अनसर्टेन है क्योंकि रशिया का लिंक प्रॉब्लमेटिक हो गया है। अब इंडिया का फोकस है छाबर पोर्ट प्लस आर्मेनिया रूट। इंडिया ने ईरान के छाबर पोर्ट में हैवी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उस पोर्ट से आर्मेनिया तक रोड और रेल कनेक्शन बनाया जा रहा है। आर्मेनिया का नॉर्थ साउथ हाईवे प्रोजेक्ट अब इस रिश्ते को और मजबूत बना रहा है। यह रूट जाता है छाबर ईरान से आर्मेनिया, जॉर्जिया, ब्लैक सी पोर्ट्स और यूरोप। मतलब ना पाकिस्तान से गुजरना है, ना टर्की से, ना अजरबैजान से। अब बात करते हैं भारत का इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर गेम के बारे में। इंडिया ने मई 2024 में ईरान के साथ छाबर पोर्ट के लिए 10 साल का ऑपरेशन डील साइन किया। आर्मेनिया के मेघरी रीजन तक रेलवे एक्सटेंशन का प्लान भी तैयार किया। इंडिया सिर्फ आर्मेनिया से नहीं, ग्रीस, ईरान, फ्रांस जैसे दोस्तों के साथ भी मिल रहा है। ग्रीस के साथ डिफेंस और मैरीटाइम कोऑपरेशन, ईरान के साथ पोर्ट और लॉजिस्टिक्स सिनर्जी, और बन रहा है दिल्ली, येरेवन, तेहरान, एथेंस एक्सिस, जो भारत के लिए वेस्ट एशिया और यूरोप तक का नया जियो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन सकता है। दोस्तों, आर्मेनिया एक छोटा देश जरूर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर मौजूद है। यह यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAEU का मेंबर है और ईरान से डायरेक्ट लैंड के द्वारा कनेक्टेड भी है। आर्मेनिया के जरिए भारत सेंट्रल एशिया के मार्केट्स तक पहुंच सकता है, रशिया यूरोप के बाईपास रूट एक्टिवेट कर सकता है और अपने राइवल्स को इकोनॉमिक प्रेशर में ला सकता है। ये रास्ता अब ट्रेड का भी है और डिप्लोमेसी का भी। तो आखिरी में, जब टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान मिलकर भारत के खिलाफ फ्रंट बना रहे हैं, तो भारत भी दोस्तों का नेटवर्क बना रहा है जो समुंदर भी जीतेगा और ज़मीन भी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऐसा ना हो कि समय के साथ हम भूल जाएं कि जब लड़ाई हुई थी या जब ज़रूरत हुई थी तो हमारा दोस्त कौन था और दुश्मन कौन। और दोस्तों, एक और चीज़ है, हम लोगों की आदत है कि हम बुरी चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जिन्होंने गलती करी होती है उन्हें हम माफ़ी बहुत जल्दी दे देते हैं, लेकिन इतिहास मत भूलो, जब भी हमने दुश्मन को माफ़ी दी है तो दुश्मन ने पीछे से आके वार किया है। टर्की हमारा नेबर नहीं है, लेकिन हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त बन गया है। देखने में सुंदर बहुत है, बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि शायद अब बाद में ट्रिप बनाएंगे,
इस विश्व में बहुत सारे देश हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। और तो और मैं कहूँगा कि भारत खुद अपने आप में इतना सुंदर है कि आप पहले उसको घूम लीजिए और ऐसे देशों में जाइए जो भारत के साथ उस समय खड़े हुए हैं जब उसको ज़रूरत है, जब लड़ाई हो रही है।